आइए देखते हैं आज 27 जून की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नतीजों से दुनिया चकित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की सभी सहूलियत मौजूद है। सोनिया और राहुल गांधी का सवाल, चीन से कैसे लेंगे जमीन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सपा के कामों को अपना बता रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पीड़ितों की मदद करे सरकार। आइए अब देखते हैं बाराबंकी से हमारे सहयोगी सलीम शहजादा की एक रिपोर्ट। आज हम रूबरू करवाना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि 2 बार सदर विधायक रह चुके हैं और ऐसे टाइम पे सदर विधायक रहे हैं जब समाजवादी पार्टी में ज्यादातर विधायक चुनाव हार गए। ज्वलंत मुद्दा आज का यह है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस कदर बढ़ रही हैं और कच्चा तेल अपने न्यूनतम स्तर पर है, मगर हमारी सरकार बढ़ाती जा रही है टैक्स। तो सदर विधायक सुरेश यादव जी से रूबरू करवाना चाहता हूं। आइए देखते हैं उनकी क्या राय है। देश की सरकार से बनी है तो डीजल पेट्रोल के अलावा भी एक जनहित कल्याण का में काम किया, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के, कभी राष्ट्र के नाम पर। इसी तरह से लोगों को बहका के आप बताइए, देश में ये हालत डीजल पेट्रोल कभी नहीं। और डीजल पेट्रोल, जब आपने ठीक कहा कि न्यूनतम स्तर पे है कच्चा तेल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी वो कच्चे तेल की कीमतें बहुत घटी हैं, लेकिन देश की सरकार तमाम आवाम को कंगाल गरीब करना चाहिए। नहीं तो इस कोरोना काल में समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरीके का स्टैंड लिया गया है कि ये जो यूपी सरकार है, तो ये इंडिया की सरकार है, मोदी की सरकार है। जब कभी भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी सी भी बढ़ जाती थी तो किस तरीके से सड़क पर उतर आते थे। आज विपक्ष में आप हैं, तो आप क्या कहते हैं? हम लोग बात अपनी संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग अपनी बातें संवैधानिक रूप से रख रहे हैं। कल भी आपने देखा कि हम लोग अपनी बातें संवैधानिक रूप से कहना चाहते, उचित माध्यम में कहना चाहते थे। लेकिन कितना पीटा इन्होंने हमारे कार्यकर्ता, कितना मारा, किसी पैर तोड़ दिया, किसी सर फोड़ दिया। तो ये तो जुल्मी लोग हैं, जालिम लोग हैं, क्रूर हैं, और ये तो हिटलर शाही चला रहे हैं देश में। देश में लोकतंत्र अब नहीं रह गया। अब देश में पूरी तरह गुलामी की याद आ रही है, अंग्रेजों की याद आ रही है कि जितना अंग्रेजों ने सताया था हिंदुस्तान की जनता को, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सताया। यूपी सरकार की बड़ी तारीफें हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ी जबरदस्त तारीफ की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया द्वारा भी उत्तर प्रदेश सरकार की कोरोना को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके की सफलताओं को गिनाया जा रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी कभी कभी शाम को ही बैठते हैं 8 बजे, जब टीवी पे आते हैं तो देश की दुर्दशा करते हैं। चाहे वो नोटबंदी हो 8 बजे, और चाहे उन्होंने 8 बजे रात में लॉकडाउन कर दिया, 12 बजे रात से नोट बंद कर दी, 12 बजे रात से पूरा देश बंद कर दिया। जी जो कहते हैं वो उनका अपना मत है, उनका अपना विचार है। लेकिन आप बताइए कितनी जांचें हो रही उत्तर प्रदेश में? जांच करना नहीं चाहते, जांच करते ही नहीं है, केवल अखबार में और मीडिया के माध्यम से बयान देते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा ये है, मोदी जी ना होते, योगी जी ना होते तो सभी मर जाते। आप बताइए क्या ये महामारी है? महामारी अगर होती तो पूरी दुनिया के पास इसका कोई इलाज नहीं है, और लोग 3 लाख बीमार, 1.5 लाख बच्चे। ये हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रही, आंकड़े कह रहे, सरकार के आंकड़े। तो इस महामारी का रूप और नाम देके इनकी मंशा कुछ और है। जिस तरह काम कर रहे हैं, बस अपने लोग अपने हाथ से अपनी पीठ, अपनी सरकार की, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री। सुरेश यादव जी कैसे जीत गए पिछले चुनाव में, जबकि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी औंधे मुंह गिरी थी?
और पता नहीं किस तरीके से या आप इतने लोकप्रिय हैं, पिछले 5 साल ही रहे हैं आप विधायक, और आप नौजवान विधायक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीनी नेता हैं, और इस तरीके से 5 साल के बाद फिर से आपको चुना गया, जबकि लोग कहा करते हैं कि 5 साल में बुराइयां ज्यादा उजागर होती हैं। तो ये इसका कुछ बताइए किस तरीके से आपने किया। देखिए, धन्यवाद देंगे माननीय मुलायम सिंह जी को, और धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, और धन्यवाद देंगे अपने मददगारों को जिन्होंने हम पे भरोसा करके को जिताया। ये सच है, आपका कहना सही है कि हम 2012 से 17 में 17,110 वोट ज्यादा हमको मिला है शहरी क्षेत्र में। और लहर भी थी भाजपा की, इसको कहा जा सकता है कि लहर थी, लेकिन हकीकत में हम यकीन कीजिए कि जाने किस पीर पैगंबर अल्लाह भगवान ईश्वर ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया, और जनता का पूरा स्नेह मिला। हमसे जो बन पड़ा हमने पब्लिक के लिए ईमानदारी से निष्ठापूर्वक किया। मुझे लगता है कि हमारी तमाम आवाम ने हमको अपने भरोसा अपना कायम हमारे भरोसे पर कायम रहे, और हमारा विश्वास करके हमको फिर मौका दिया 5 साल काम करने का। अब आपने देखा होगा कि हम कम जीते ज्यादा जीते पार्टी में, वो एक अलग हो गई बात, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुलायम सिंह जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, और अपनी तमाम आवाम को जिन्होंने हमारे दोबारा इस लायक बनाने का। यही है मेरा, और हम क्या कहते हैं, हम कैसे जीते। धन्यवाद। सुरेश यादव जी, धर्मराज यादव जी, जब दो नाम होने का क्या मतलब है, ये समझ नहीं। देखिए, वो हम पुराने जमाने में देखते नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे कि पहले घर में कोई दादा बाबा है तो दूसरे नाम से नाम रख देते थे, और फिर जब स्कूल में नाम लिखाया गया तो पिताजी गए दूसरे नाम से लिखा दिया। तो ये जो धर्मराज वाला नाम है ये हमारे पिताजी ने लिखाया था, और सुरेश वाला नाम अब हम बचपन से नहीं जानते। हमको तो लोग पहले सुरेश से नाम से जानते थे, शहर में बहुत से लोग ये कि जब हमने बताया कि हम जब देखा कि टिकट हो गया है तो पूछा धर्मराज कौन है, या वही लोग जानते थे जो हमारे साथ पढ़ते थे। तो ये सही है, 2 नाम तो हमारे माँ बाप की देन है भाई, बाबा दादा थे, माँ बाप थे, जाने क्या रख दिया। अब हमको लगता है कि हमको दोनों नाम पे काम करना चाहिए। तो एक व्यक्तित्व और 2 नाम, यानी कि आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई है। ये सब आप सबकी नजर है, जिम्मेदारी से हम निर्वहन भी कर रहे हैं और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जितना निष्ठा से हम काम करना चाहते हैं, दुख जरूर रहता है कि हमारी सरकार नहीं बनी। जब सरकार थी तो बहुत विकास हमने किया था माननीय अखिलेश यादव जी की बदौलत, जनता की बदौलत। ये तो सही है कि हम उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं, और विकास के हालात ये हैं कि अब हम शहर में जब निकलते, कल भी हमको घोसियाने में लोगों ने हाथ देके बड़े प्रेम से रोका, उन्होंने मेरे साथ कोई नाराजगी नहीं जाहिर की, कहा विधायक जी गड्ढे के लिए प्रयास करिए। आप यकीन जानिए कि शहर के 50-50, 60-60 साल के लोगों से बैठक होती है, बुजुर्गों से, सम्मानित लोगों से, कहते हैं पूरी जिंदगी में इतने बड़े गड्ढे नहीं थे शहर के अंदर कभी। मुझे कष्ट होता है, मैं जनता के साथ न्याय तो नहीं कर पा रहा हूँ, अपने अक्षम पा रहा हूँ कि हमारी सरकार नहीं, लेकिन वास्तव में जितना बन पड़ेगा। निधि भी थी, 1 साल की निधि रुक गई, तो अब निधि से रिपेयर भी नहीं हम लोग कर सकते। तो अफसोस तो होता है कि जिस जनता ने हमको इतना भरोसा करके फिर से ज्यादा वोटों से जिताने का काम किया बुरे वक्त में, उसके साथ हम उतना न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो अफसोस तो है, दुख है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेश यादव जी और धर्मराज यादव जी। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि वाकई इनका व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूँ कि ये दिन रात इसी तरीके से अथक परिश्रम करके अपनी छवि को और भी ऊपर ले जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद जमाल के साथ मैं सलीम शहजादा, समय 24/7 के लिए। धन्यवाद। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी खान रईस अहमद की एक रिपोर्ट। गर्भवती महिला और 2 अधिवक्ताओं की जमकर पिटाई और जानलेवा हमले में जॉइंट पुलिस कमिश्नर अपराध लखनऊ नीलाब्जा चौधरी ने लिया संज्ञान। दबंगों पर बहुत जल्द होगी कार्रवाई। जानकीपुरम में 2 लोगों के बीच में झड़प हुई थी, उसमें से क्या फैसला? देखिए, दोनों पक्ष मकान मालिक और किराएदार के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, उसमें मारपीट हुई, दोनों पक्ष को कोई चोटें आई, और दोनों पक्षों की तरफ से उनके जायदा चोट और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है, और विवेचना प्रचलित है, क्योंकि दोनों पक्ष इस समय इलाज करा रहे अपने अपने अस्पतालों में,
तो अभी उनसे समय रूप से जब उस बयान देने की स्थिति में आ जाएंगे तो उनसे बयान लेते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आइए अब देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। बनारसी साड़ी में सिल्क, जॉर्जेट, खादी, सिल्क, कॉटन। बनारसी साड़ियाँ 1 माह से 6 माह तक लगते हैं बनाने में। वहीं दूसरी ओर नीलंबरी, पीताम्बरी, श्वेताम्बरी साड़ी, एक साड़ी कम से कम 6 माह तक लगता है बनाने में। ऐसे में बनारसी फैब्रिक का भी निर्माण होता है, जिनमें लहंगा, सलवार, कुर्ता व कुर्ता पजामा हेतु सिल्क के फैब्रिक का निर्माण किया जाता है। परंतु आज लॉकडाउन के लगने एवं लॉकडाउन के खुलने तक बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। बाजार में कस्टमर नहीं है, कारीगर परेशान है और उनका मानना है कि यह वर्ष 2020 शायद हम सबकी स्थिति को संभाल नहीं सकता। बाजार की स्थिति को देखते हुए लगता है कि 2021 में ही बाजार कुछ हद तक संभल सकता है। ऐसे में हम सबकी बुनकरों की सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए ताकि हम सबका रोजगार अच्छे से चले और एक बार फिर से बनारसी साड़ी का नाम विश्व में बना रहे और हम सबका अच्छे से भरण पोषण हो सके। जानी जाती है 84 घाट मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर। वहीं पान बनारस का विश्व प्रसिद्ध पान है। और इसके आगे बात किया जाए तो बनारसी साड़ी जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसके बगैर शादी अधूरी मानी जाती है और शादी में बनारसी साड़ी का होना अति आवश्यक है। बनारसी साड़ी अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसे कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही बारीकी से तैयार किया जाता है। तो इस लॉकडाउन में बनारसी साड़ी की क्या स्थिति रही? हमारे बीच उपस्थित हैं भारत के फेमस फैशन डिज़ाइनर जनाब मुकीम अख्तर साहब, जो कि बनारसी साड़ी के निर्माता और निर्यातक हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बनारसी साड़ी का महत्व क्या है और इस लॉकडाउन बंद होने से लेके लॉकडाउन खुलने तक बाज़ार की क्या स्थिति है। शादियाँ तो मैक्सिमम सब पोस्टपोन हो गई है, जितनी बड़ी शादियाँ थी। और सरकार का गाइडलाइन आ गया है कि 50 लोगों के साथ आपको शादी करना है। तो 50 लोगों में कितनी साड़ियाँ लग जाएंगी? और जो महंगी साड़ियाँ होती हैं सब मैक्सिमम जो बड़ी शादियाँ होती हैं उसमें लगती हैं। और ज़्यादातर तो कारखाने जो हैं हथकरघा सब बंद पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से। 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और कारीगरों की हालत तो मतलब बहुत बुरी है। अभी सारे काम धाम बंद पड़ा है। तो अभी क्या साड़ी निर्मित हो रही है कि नहीं? साड़ियाँ धीरे धीरे बन रही हैं। कारीगर कहाँ जाएंगे, उनको तो पेट पालना है। तो रेशम कुछ आप लोग चाइना का इस्तेमाल करते थे इसमें? पहले चाइना का तो रेशम इस्तेमाल होता ही था, अब लोग इंडिया का यूज़ कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे आज आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है चीन। विमान कंपनियों को 45% उड़ान की मंजूरी। सरकार मदद करे तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं भारतीय खेल। भारतीय वायुसेना लद्दाख में अभ्यास कर रही है। 20 लाख से ज्यादा नकदी निकाली तो कटेगा TDS। उद्योगों को कर्ज अदायगी में बड़ी राहत संभव है। स्विस बैंकों में भारतीयों के 6,625 करोड़ रुपए जमा है।